गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में बढ़िया से पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं जंतुओं पोषण। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी? जंतुओं पोषण। जंतु जो होता है अपना पोषण कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या किए थे, पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके थे। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं पोषण, अमीबा कैसे अपना भोजन करता है, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा शायरी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। ठीक है ना। यही समय है कुछ करने का, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त। इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। ठीक है ना। आँखों में नींद बहुत आता है लेकिन सोना नहीं है। हम लोग का मेहनत करके पढ़ाई एकदम लगन के साथ पढ़ना है। ठीक है ना। इसे जो ये समय है, ये समय बार बार नहीं आता है। जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये बार बार पढ़ना नहीं होता है, एक बार में आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं ना। समय ये जो चला जाएगा वो दोबारा नहीं आ सकता है। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए अपना भविष्य के बारे में सोचते हुए बढ़िया से पढ़ाई करना है, ताकि भविष्य में हमारा क्या हो, नाम हो। भविष्य में क्या हो जी, तो नाम हो। ठीक है ना। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं पोषण। क्या पढ़ने वाले हैं जी? जंतुओं पोषण। ठीक है, जंतुओं में पोषण पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो यहाँ पर लिखा है जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल कितने चरणों में होता है। अगर बात किया जाए कि जंतुओं में पोषण कितने चरणों में होता है, कितने चरणों में होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? भोजन को ग्रहण करना तथा उसका ऊर्जा प्राप्ति और शारीरिक वृद्धि व मरम्मत के लिए उपयोग करना पोषण कहलाता है। आप लोग हम पोषण पर पढ़ाए थे कि जो हम लोग पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग शरीर में हम क्या कर, उसका उपयोग होता है, उसे क्या बोला जाता था? उसे पोषण बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पोषण बोला जाता था। ये हमने पिछले क्लास में बता दिया था। ठीक है ना। उसे पोषण बोला जाता है वे पदार्थ जो जंतुओं की जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषण पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जंतुओं के जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होता है उसे पोषक पदार्थ कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है? पोषक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है ना। पोषक प्रणाली में दो तरह की होती है। पोषक प्रणाली दो तरह की होती है, स्वपोषण एवं परपोषण। अगर बात करें कि पोषण जो भी होता है कितने तरह से हम लेते हैं, तो दो तरीके से। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण आपको बढ़िया से हम पढ़ा चुके हैं कि स्वपोषण जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण। और जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे परपोषण बोला जाता है। ये अपने पिछले क्लास में हम लोग बढ़िया से अध्ययन कर चुके थे। ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या लिखा गया कि पोषण प्रणाली के जंतुओं में पोषण प्रणाली के 5 चरणों में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि जंतुओं में पोषण जो होता है कितने चरणों में होता है, तो 5 चरणों में होता है। कितने चरणों में मेरे भाई? तो 5 चरणों में होता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग बारी बारी से उस चरण को देखेंगे, कौन कौन सा चरण है। उससे पहले यहाँ पर हम लोग चरण पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। ठीक है। पांच चरण में होता है जंतुओं पोषण प्रणाली में। विभिन्न 5 चरणों में होता है। कौन कौन सा है? पहला है अंतग्रहण, पहला है अंतग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण और चौथा क्या है? स्वांगीकरण और पांचवा क्या है? बहिष्करण। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले कुछ तथ्यों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे। ठीक है। पहले हम लोग ये जान लेते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे जंतुओं में पोषण जो 5 चरणों में होता है कैसे कैसे होता है। ठीक है। चलिए पहले यहाँ पर लिखा है जंतुओं में निर्मित भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वे पौधे या जीवों को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए सांप मेढक को खाता है, कीट जंतु को खाता है, मृत
शरीर को खाते हैं और चिड़िया कीटों को खाते हैं। यानी जंतुओं को निर्मित यानी जंतुओं को जीवन के लिए जीने के लिए क्या होना चाहिए, भोज्य पदार्थ को खाकर अपना जीवन सभी अपना जीव जंतु क्या करते हैं, जीवन व्यापक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया, उदाहरण के लिए अपने सांप जो है, सांप क्या खाता है, तो सांप मेढक को खा जाता है। उसके बाद जो कीट होते हैं, कीट जंतुओं को मृत जीव शरीर से खा जाते हैं। जो चिड़िया होती है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर सांप है, कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए भोजन प्रवृत्ति के आधार पर जंतुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 प्रकारों में बांटा गया है। यानी भोजन के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। पहला वर्ग कौन सा है, शाकाहारी है। पहला क्या है, शाकाहारी। दूसरा क्या है, मांसाहारी। तीसरा क्या है, सर्वाहारी। ये 3 वर्गों में क्या किया गया है, भोजन के प्रवृत्ति के आधार पर बांटा गया है। भोजन के प्रवृत्ति के आधार पर क्या किया गया है, तो बांटा गया है, ठीक है ना। जंतुओं को अगर देखा जाए कि भोजन के प्रवृत्ति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। इस सभी तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे कि शाकाहारी क्या होता है, ये कौन सा पदार्थ खाते हैं, कौन सा पोषक खाते हैं। मांसाहारी क्या होता है, ये क्या खाते हैं। सर्वाहारी क्या होता है, ये क्या खाते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग जंतुओं में जो पोषण होता है उस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे जी, तो पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला बात करते हैं शाकाहारी। शाकाहारी क्या होता है, शाकाहारी क्या होता है, यहाँ पर बात होता है शाकाहारी। शाकाहारी ऐसे जंतु हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, पौधों या उसके उत्पादों जैसे पत्तियों, फल आदि से ग्रहण करते हैं। जैसे बकरी, गाय, ऊँट, हिरण, भेड़ आदि शाकाहारी के जंतु के उदाहरण है। शाकाहारी क्या करते हैं, ऐसे जंतु होते हैं जो अपना भोजन पौधों या उससे उत्पाद जो भी फल फ्रूट बनता है वो क्या करते हैं, वो अपना पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, यानी खाते हैं। उसे बोला जाता है शाकाहारी। साग सब्जी खाने वाले जीव जंतु को बोला जाता है शाकाहारी। क्या बोला जाता है, शाकाहारी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर गाय है, गाय मांस खाती है क्या, गाय तो मांस नहीं खाती, वो तो घास उस खाती है। गाय तो घास खाती है ना, गाय देखिए यहाँ पर गाय क्या खाती है, तो घास खाती है। इसके बाद बकरी भी तो घास खाती है ना, बकरी तो मांस नहीं ना खाई जाती है, बकरी भी क्या खाती है, तो घास खाती है। इसके बाद यहाँ पर ऊँट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं जी, तो ऊँट भी तो क्या खाती है, तो ये भी हरे हरे पेड़ पौधे खाती है, ठीक है ना। उसके बाद हिरन भी वही खाती है, भेड़ भी होती है वो भी खाती है। यानी ये सभी चीज़ क्या है, शाकाहारी जंतु, ये सभी क्या है, तो शाकाहारी है। जो पेड़ पौधे या साग सब्जी जो खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए शाकाहारी क्लियर हो चुका ना, शाकाहारी क्या होता है। अगला देखेंगे मांसाहारी। अगला क्या है, मांसाहारी। मांसाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा गया, मांसाहारी ऐसे जंतु होते हैं जो अपना भोजन पौधों केवल अन्य जीवों के मांस को खाकर प्राप्त करते हैं। शेर, बाघ, मेढक, छिपकली आदि मांसाहारी जंतु का क्या है, उदाहरण है। यानी मांसाहारी बोला जाए कि मांसाहारी क्या है, वैसे जीव जंतु हैं जो अपना भोजन मांस के रूप में क्या करते हैं, सेवन करते हैं। मांस के रूप में क्या करते हैं, सेवन करते हैं। ये साग सब्जी नहीं खाते, मांस के रूप में क्या करते हैं, सेवन करते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर क्या है, शेर है, क्या है, शेर है। शेर का घास खाता है, क्या इसका भोजन घास है, तो नहीं, इसका भोजन घास नहीं है। इसका भोजन क्या है, तो छोटे छोटे इससे जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उसको मार के क्या करता है, खा जाता है। जैसे इससे छोटा कौन सा है, हिरन। हिरन को अपना क्या करता है, शिकार करके यह क्या करता है, खा लेता है। शेर क्या करता है, अपना हिरन शिकार करके खा लेता है, यानी मांसाहारी है। शेर का है तो मांसाहारी है। यहाँ पर देख रहे हैं बाघ है, क्या है, बाघ। ये भी बाघ भी जो है क्या करता है, ये भी अपने से छोटे जीव जंतु को क्या करता है, मार कर खा जाता है, ठीक है ना। ये भी क्या है, तो मांसाहारी है। यहाँ पर अगर मेढक की बात किया जाए तो मेढक भी क्या करता है, अपने से छोटे कीड़े मकोड़ों को मारकर क्या करता है, खा जाता है। तो ये भी देखा जाए तो एक तरह से क्या है, मेढक भी मांसाहारी है। उसके बाद ये छिपकली, जो छिपकली होती है, जो छोटे कीड़े होते हैं वहाँ पर क्या करती है, छिपकली उसको भी पकड़ के क्या करती है, खा जाती है। उसको भी पकड़ के क्या करती है जी, तो खा जाती है। यानी मांसाहारी बोला जाए कि ऐसे जो जंतु होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, मांस के रूप में क्या करते हैं, मांस के रूप में खाते हैं, मांस के रूप में खाते हैं। जो भी मांस होता है उसको सेवन करते हैं, उसी को बोला जाता है मांसाहारी। क्या बोला जाता है जी, तो मांसाहारी बोला जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे शाकाहारी, सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या है, सर्वाहारी ऐसे जंतु होते हैं जो अपना भोजन पौधों तथा अन्य जीवों के मांस दोनों खाकर प्राप्त करते हैं। उसे
उसे सर्वाहारी बोला जाता है। यानी सर्वाहारी की बात किया जाए तो वैसे जंतु होते हैं जो अपना भोजन मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों तथा अन्य जीव से मांस दोनों ग्रहण करते हैं। यानी पौधों के पत्तियों पौधों खाएंगे, ठीक है ना, यानी साग सब्जी भी खाएंगे और उसके बाद मांस भी खाएंगे, दोनों प्रकार के सेवन करेंगे, उसे बोला जाता है सर्वाहारी। उसे क्या बोला जाता है? तो सर्वाहारी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देखें कुत्ता अगर बोला जाए तो कुत्ता भी साग सब्जी भी खा लेता है और मांस भी खाता है, मांस भी दोनों खाता है। ये कुत्ता क्या है? दोनों खाता है। ये भी क्या है? तो सर्वाहारी है। क्या है? तो सर्वाहारी है। भालू है, भालू पौधे घास भी खाता है, यानी दोनों प्रकार का सेवन करता है। ये पौधों का भी सेवन करता है और मांस का भी सेवन करता है। तो इसका बात किया जाए भालू भी क्या है? एक प्रकार का सर्वाहारी है। क्या है? तो सर्वाहारी है। चिड़िया में कौवा है, कौवा भी आप लोग देखते होंगे तो कुछ साग सब्जी भी खा जाता है, उसके बाद जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसको भी क्या करता है? पकड़ के खा जाता है। ये भी बोला जाता है ये भी क्या है? सर्वाहारी है। ये भी क्या है? तो सर्वाहारी। ये भी क्या है? ये सभी सर्वाहारी के क्या है? उदाहरण है। सर्वाहारी के क्या है जी? तो उदाहरण है। ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग 3 को जान गए कि जंतुओं को अगर देखा जाए कि भोजन के प्रवृत्ति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया। पहला क्या था? पहला था शाकाहारी। पहला क्या था? शाकाहारी था। दूसरा क्या था? दूसरा था मांसाहारी। तीसरा क्या था? सर्वाहारी। शाकाहारी वैसे जो होते हैं साग सब्जी अपना भोजन सेवन करते हैं। मांसाहारी यानी मांस के रूप में जो अपना भोजन सेवन करते हैं, पोषण करते हैं। और उसके बाद सर्वाहारी दोनों प्रकार के साग सब्जी खाएंगे और मांस भी खाएंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं सर्वाहारी। यानी हम 3 को हम लोग जान गए कि जंतुओं में अगर देखा जाए कि भोजन के प्रवृत्ति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। चलिए इतना क्लियर हो चुका है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे? हाँ, आगे हम लोग बात करते हैं जंतुओं में पोषण प्रणाली के विभिन्न चरण। जंतुओं में पोषण प्रणाली के विभिन्न निम्नलिखित 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। यानी जंतुओं में अगर बोला जाए कि पोषण कितने चरणों में होता है तो 5 चरणों में होता है। कितने चरणों में? तो 5 चरणों में होता है। पहला होता है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। ये 5 चरणों में क्या होता है? जंतुओं में पोषण होता है। जंतुओं में पोषण होता है। ये 5 चरणों में जंतुओं में क्या होता है? पोषण होता है। ठीक है ना। सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या होता है? भोजन को शरीर के भीतर अर्थात आहार नाल तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण बोला जाता है। यानी हम लोग जो भी पोषक तत्व यानी जो भी हम लोग क्या करते हैं भोजन खाते हैं तो भोजन मुख से खाते हैं, यानी मुख से खाते हैं और जहाँ तक आहार नाल मेरा है, हम लोग का आहार नाल होता है, वहाँ तक जो भोजन पदार्थ जाता है वहाँ तक जाता है उसे बोला जाता है क्या बोला जाता है? आहार नाल तक पहुँचाने की प्रक्रिया को ही अंतःग्रहण कहा जाता है। यह भोजन की प्रथम चरण है। यह भोजन प्रक्रिया का क्या है? प्रथम चरण है। अगर बोला जाए अंतःग्रहण क्या होता है, यानी हम अंतःग्रहण का किस तरह बोल सकते हैं? अंतःग्रहण क्या होता है? भोजन के शरीर के भीतर, भोजन का शरीर को भीतर हम लोग आहार नाल तक पहुंचाने की प्रक्रिया को, आहार नाल तक पहुंचाने की क्रिया को ही क्या बोला जाता है? अंतःग्रहण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतःग्रहण बोला जाता है। और यही क्या होता है? यह प्रक्रिया भोजन का प्रथम चरण होता है। कौन सा चरण होता है? तो प्रथम चरण होता है। ठीक है ना। इतना क्लियर हो चुका है ना। चलिए उसके बाद 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में देखेंगे क्या है? पाचन। 2 नंबर में क्या है? पाचन। यहाँ पर देख रहे हैं तो ठोस, जटिल तथा बड़े बड़े अघुलनशील भोजन कणों को अनेक एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक व भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सरल और छोटे छोटे घुलनशील कणों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। यह भोजन का दूसरा चरण होता है। यानी हम लोग जो भी ठोस के रूप में या तरल के रूप में हम अपने अंदर क्या करते हैं? मुख द्वारा क्या करते हैं? भोजन करते हैं। और मुख द्वारा जो हमारा आहार नाल में भोजन जाता है, आहार नाल में जाने के पश्चात क्या होता है? जाने के पश्चात रासायनिक व भौतिक प्रक्रिया द्वारा जो हमारा अंदर क्या होता है? अंदर क्या होगा? रासायनिक व भौतिक द्वारा माध्यम के तरल और सरल के रूप में छोटे छोटे घुलनशील कण उसमें क्या हो जाएंगे? जो हम ठोस के रूप में अपने भोजन को ग्रहण करेंगे, हमारे आहार नल में जाएगा। आहार नल में जाने के पश्चात क्या होगा? छोटे छोटे घुलनशील के रूप में क्या हो जाएंगे? वो बट जाएंगे और बटने के पश्चात क्या होंगे?
बंटने के पश्चात घुलनशील के रूप में बदल जाएंगे और बढ़ने के पश्चात इसी प्रक्रिया को हम लोग को बोलते हैं पाचन। क्या बोलते हैं? पाचन बोला जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है जी? तो पाचन बोला जाता है। ठीक है ना। और ये भोजन का बोला जाए कौन सा चरण होता है? ये भोजन का कौन सा चरण होता है? दूसरा चरण। कौन सा चरण? तो दूसरा चरण होता है। कौन सा चरण होता है? दूसरा चरण होता है। ये भोजन का दूसरा चरण होता है। इतना क्लियर हो चुका है ना? क्या होता है पाचन? क्या होता है? जो भी हम लोग क्या करते हैं अपने अंदर जो भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद से हमारे आहार नल में जाता है। आहार नल में जाने के पश्चात क्या होता है? उसमें से क्या होता है? छोटे छोटे कण यानी तरल के रूप में क्या होते हैं? भोज्य पदार्थ बट जाते हैं और बटने के फलस्वरूप उसी को बोला जाता है पाचन। क्या बोला जाता है? पाचन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाचन बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है जी? तो पाचन बोला जाता है। इतना क्लियर हो चुका है ना? चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्या है? अवशोषण। अगला क्या है? अवशोषण। अगला अवशोषण है। यहाँ पर देख रहे हैं भोजन के कण छोटे हो जाते हैं तो वो है आंत के दीवार से गुजरते हुए खून में मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है। यानी भोजन के अब पहले हम लोग क्या किए? हम लोग मुख द्वारा भोजन किए। मुख द्वारा क्या किए? भोजन किए ठोस के रूप में। उसके बाद छोटे छोटे कण के रूप में विखंडित हो गया। भोजन क्या हुआ? छोटे छोटे कण के रूप में विखंडित हुआ और कण के रूप में विखंडित होने के पश्चात क्या होना है? अवशोषण होगा। उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। यानी जो भोजन छोटे छोटे कण के रूप में विखंडित हुआ ना, अब उसका क्या होगा? वे आंत में जाएंगे। आंत के दीवार से क्या होंगे? गुजरते हुए खून में क्या होंगे? खून में मिल जाते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे विखंडित होकर क्या हो जाते हैं? खून में जाकर मिल जाते हैं और यह प्रक्रिया को ही बोला जाता है अवशोषण। इस प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? अवशोषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? अवशोषण बोला जाता है। ठीक है ना। और ये बोला जाए ये भोजन का कौन सा चरण होता है? ये भोजन का तीसरा चरण होता है। कौन सा चरण? तीसरा चरण होता है। इतना क्लियर हो चुका है ना? अगला 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 सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्या है चरण? जंतुओं का अगला चरण क्या है? भोजन का स्वांगीकरण। अगला क्या देख रहे हैं जी? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? अवशोषित भोजन का शरीर के प्रत्येक भाग और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाकर शरीर की वृद्धि व मरम्मत के लिए ऊर्जा उत्पादित करना स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण का अगर बात किया जाए तो क्या होता है? जो अवशोषित ऊर्जा हुआ यानी हमारे अवशोषित ऊर्जा कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया और ब्लड में जाने के पश्चात शरीर के प्रत्येक भाग यानी शरीर के प्रत्येक भाग हमारे जो शरीर है शरीर के प्रत्येक भाग यानी क्या है? कोशिका। प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। पहुंचाने के बाद से क्या करता है? पहुंचाने के बाद शरीर की वृद्धि यानी हमारा जो शरीर है इसमें वृद्धि करना या जो हमारे कहीं पर अगर कोशिका अगर टिश्यू हमारा शरीर का स्किन कट चुका है उसको क्या करना? मरम्मत करना। जिस प्रकार से साइकिल उसकी रिपेयरिंग होता है ना उसी प्रकार से हमारा शरीर को भी क्या करता है? ये रिपेयरिंग करता है। कैसे करता है? मरम्मत यानी रिपेयरिंग करता है। रिपेयरिंग करने के लिए ऊर्जा का उत्पादित होता है। रिपेयरिंग करने के लिए क्या होता है? ऊर्जा उत्पादित होता है, उत्पादन होता है और इसी को क्या बोला जाता है? तो स्वांगीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वांगीकरण बोला जाता है। क्लियर है ना? अब चलिए इसमें अगर बात की जाए कि ये कौन सा चरण होता है? ये भोजन का कौन सा चरण होता है? तो चौथा चरण होता है। स्वांगीकरण भोजन का कौन सा चरण होता है? तो चौथा चरण होता है। चलिए क्लियर है ना? आगे बढ़ जाए ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है? बहिष्करण। अगला क्या है? बहिष्करण। अगला काम हम लोग क्या देख रहे हैं? बहिष्करण। बहिष्करण क्या होता है? यहाँ पर ध्यान देंगे। मल के रूप में अनपचे भोजन के गुद्दा मार्ग एनल मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण बोला जाता है और यह भोजन प्रक्रिया अंतिम व पांचवा चरण होता है। अगर बात की जाए कि बहिष्करण क्या होता है? बहिष्करण क्या बोला जाता है? जैसे अगर बोला जाए कि अगर हम लोग के भारत में कोई गद्दार निकलता है तो उसको हम लोग कैसे नारा लगाते हैं? इसको बहिष्कार कर दो, बहिष्कार कर दो यानी भारत से निकाल दो। इसको क्या करो? भारत से निकाल कर इसको बाहर करो क्योंकि ये क्या है? गद्दार है। क्या है जी? तो गद्दार है। उसी प्रकार से समझे जो अगर हमारे शरीर में हम लोग भोजन पदार्थ क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जो भोजन पदार्थ हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के पश्चात जो भोज्य पदार्थ क्या होता है? पाचन नहीं होता है।
जो भोजन पदार्थ क्या होता है, पाचन नहीं होता है, यानी अपचन होते हैं। क्या होते हैं, वो पचने वाले ना होते हैं, वो पचने वाले क्या होते हैं, नहीं होते हैं। उसे भोजन को क्या करते हैं, उस भोजन को गुद्दा के एनल मार्ग द्वारा, यानी गुद्दा एनल मार्ग द्वारा क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही बहिष्करण बोला जाता है। बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो बहिष्करण बोला जाता है। क्लियर है ना। बहिष्करण अगर बात किया जाए, बहिष्करण क्या होता है, यानी हम लोग जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और जो पाचन नहीं होता है, हमारे शरीर में जो भोजन पदार्थ पाचन नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को क्या होता है, गुद्दा के एनल मार्ग द्वारा क्या होता है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर निकालने गंतव्य स्थानों के द्वारा क्या होता है, बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को ही बहिष्करण बोला जाता है। उस प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, बहिष्करण बोला जाता है। उसे ही क्या बोला जाता है, बहिष्करण बोला जाता है। इतना क्लियर हो चुका है ना, इतना क्लियर हो चुका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी अगर बात की जाए ये कौन सा चरण है, अगर जंतु चरण बोला जाए तो कौन सा चरण है, ये अंतिम चरण है और ये पांचवा है। यहाँ पर नोट में देख रहे हैं, एक कोशिकीय जीवों में पोषण प्रक्रिया का समापन केवल एक कोशिका द्वारा ही होता है। अगर बात की जाए एक कोशिकियों में पोषण का प्रक्रिया कैसे होता है समापन, तो एक कोशिकीय ही द्वारा होता है। अगर यहाँ पर नोट में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक कोशिकीयों में जीवों में जो पोषण की प्रक्रिया होता है, समापन अगर संपादन अगर बोला जाए कि किसके द्वारा होता है, केवल एक कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना। कौन सा होता है कोशिकीय जीव, तो अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, ये सभी क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। यानी एक सेल से मिलकर ये इसका शरीर क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, अमीबा कैसे भोजन करता है, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग क्या जाने, जंतुओं में पोषण प्रणाली कितने चरणों में होता है, जंतुओं में पोषण प्रणाली कितने चरणों में होता है, तो ये हम लोग क्या देखे, 5 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ, तो 5 चरणों में हुआ। पहले क्या हुआ, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या होता है, जो हम लोग भोज्य पदार्थ अपने क्या करते हैं, अपने मुखों द्वारा ग्रहण करते हैं और कहाँ तक चला जाता है, आहार नाल तक जाता है, उसी को बोला जाता है अंतःग्रहण। क्या बोला जाता है जी, तो अंतःग्रहण। पाचन क्या होता है, हम लोग पाचन क्या जाने, पाचन क्या होता है, जो भी हम भोजन ग्रहण किए क्या हुआ, छोटे छोटे कणों में क्या हुआ, तरल पदार्थों में क्या हुआ, विखंडित हो गया। क्या हो गया जी, तो विखंडित हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पाचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाचन बोलेंगे। अवशोषण क्या बोलेंगे, विखंडित जो कण था, जो विखंडित तरल पदार्थ था, वो क्या हो गया, हमारे ब्लडों में, हमारे सेलों में जाकर क्या हुआ, मिल गया, यानी खून में जाकर क्या हो गया, मिल गया, उसी को बोला जाता है अवशोषण। यानी हमारे शरीर में क्या हो गया, अवशोषण हो गया। उसके बाद सौंगीकरण क्या होता है, सौंगीकरण क्या होता है, हमने जो भी भोज्य पदार्थ का किया, खाया, सौंगीकरण क्या होता है, यहाँ पर खाली ध्यान देंगे, सौंगीकरण क्या होता है। सौंगीकरण क्या होता है, जो भी हमने प्रत्येक भाग तक क्या होता है, इसको सौंगीकरण का मतलब क्या होता है, जो भी हमने भोज्य पदार्थ अवशोषित किया, शरीर के प्रत्येक भाग और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर शरीर की वृद्धि व मरम्मत करता है। शरीर की वृद्धि और क्या करता है, मरम्मत करता है, उसी को क्या बोला जाता है, पाचन। उसी को क्या बोला जाता है, सौंगीकरण बोला जाता है। उसी को बोला जाता है सौंगीकरण। जो हमने भोजन पदार्थ प्राप्त किए, क्या किए, शरीर के विभिन्न प्रकार जाके पहुंच गया और जो भी टिश्यू था उसको मरम्मत करता है और इसका क्या करता है, सेल करता है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 5 नंबर हम लोग क्या देख रहे हैं, 5 नंबर है बहिष्करण। क्या है जी, तो बहिष्करण है। बहिष्करण का मतलब होता है कि जो भी हमने भोज्य पदार्थ ग्रहण किया और जो उसमें अपचन वाला पदार्थ है, अपचन वाला भोजन है, उससे क्या होता है, गंतव्य स्थानों द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही बहिष्करण बोला जाता है। ठीक है, ये 5 क्लियर हो चुका ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग देखेंगे अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। अगर बात किया जाए अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है ना, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। ये 2014 और 2022 में क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में 2014 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, उत्तर में क्या लिखा है,
अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अगर बात की जाए अमीबा क्या है, एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा क्या है जी, एक कोशिकीय प्राणी है। अगर बात की जाए इसका आकार कैसा होता है, अमीबा का आकार कैसा होता है, इसका आकार आखिर कैसा होता है, तो इसका आकार कोई लिमिट नहीं है। इसका आकार बोला जाए तो कोई लिमिट निर्धारित नहीं किया गया कि इसका आकार ऐसा होता है वैसा होता है, इसका आकार कोई लिमिट नहीं है। अगर जिस प्रकार से हम लोग फिगर बनाए इसका, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कोशिका बन जाएगा। अगर इस प्रकार से आँख बनकर भी हम लोग बनाए अमीबा का चित्र, ये भी अमीबा बन गया। अगर इस प्रकार से भी बनाए अमीबा का चित्र, ये भी अमीबा बन गया। यानी निश्चित कोई इसका आकार नहीं होता है, निश्चित कोई आकार नहीं होता है। अगर बात किया जाए अमीबा कितना कोशिका से मिलकर बना होता है, तो अमीबा एक कोशिका से मिलकर बना होता है। अमीबा बात किया जाए कितना कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अमीबा एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ये क्या है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी यानी एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा का बोला जाए कैसा आकार होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। यह अपना भोजन प्राणी समपोषी के आधार पर शैवाल, डाइटम, जीवाणु, विषाणु, कवक को उत्पाद की सहायता से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी अपना भोजन अगर बात की जाए कि जो अमीबा है अपना भोजन कैसे करता है, ये प्राणी समपोषी के आधार पर, प्राणी समपोषी के आधार पर, हमने प्राणी समपोषी पढ़ा चुके हैं कि कौन क्या होता है, कि शैवाल, डाइटम, जीवाणु, विषाणु, कवक आदि कुटपाद यहाँ पर नया क्या शब्द देख रहे हैं, कुटपाद की सहायता से ग्रहण करते हैं। जिस तरह हम लोग मनुष्य हैं तो मनुष्य किसके द्वारा ग्रहण करता है, अपने मुख द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। उसी प्रकार से समझे जो अमीबा है, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो अमीबा अपना भोजन कुटपादों के द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा, तो कुटपादों के द्वारा। जिस प्रकार से मनुष्य अपना मुख के द्वारा अपना भोजन कोई भी खाद्य पदार्थ खाता है ना, उसी प्रकार से समझे कि जो अपना अमीबा है, अमीबा की बात किया जाए तो अमीबा अपना भोजन कुटपादों के द्वारा क्या करता है, भोजन करता है। अपना भोजन कैसे करता है, तो कुटपादों के द्वारा करता है। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सहायता से ग्रहण करता है। अभी हम लोग देखेंगे इसका चित्र द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर देखें अमीबा अपने सतह पर अस्तर अंगुलीनामा जैसा रचना बनाता है, जिसे कुटपाद कहते हैं। यानी अंगुलीनामा जैसे बोला जाता है, इस प्रकार से समझे। जैसे यहाँ पर मेरा हाथ है, क्या है, मेरा हाथ है। अगर बात की जाए इस प्रकार से क्या करते हैं, अंगुलीनामा जैसे इस प्रकार से क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, अपना अंगुलीनामा क्या करते हैं, अंगुलीनामा जैसा रचना बनाता है, जिसे कुटपाद कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, कुटपाद कहा जाता है। जो अमीबा है, ये जो अमीबा है कैसे अपना रचना बनाते हैं, इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना। और बात किया जाए इस प्रकार से बनाएंगे, ये अपना अंगुलीनामा जैसा रचना इस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करने के लिए क्या करेंगे, अपना भोजन अमीबा ग्रहण करने के लिए इस प्रकार से अंगुलीनामा क्या करेंगे, रचना बनाएंगे, जिसे बोला जाता है कुटपाद। क्या बोला जाता है, कुटपाद। जैसे हम लोग खाना खाने के लिए हम मनुष्य को खाना खाने के लिए अपना मुंह को खोलते हैं ना, उसी प्रकार से अगर बात की जाए कि जो अमीबा है, ये अपना भोजन ग्रहण करने के लिए क्या करता है, अंगुलीनामा जैसा इस प्रकार से क्या करता है, अपना मुंह को खोलता है भोजन ग्रहण करने के लिए, इस प्रकार से, ठीक है ना। इसको बोला जाता है कुटपाद। जो अपना ये इस प्रकार से जो अंगुलीनामा जो मुंह खोलता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कुटपाद। क्या बोला जाता है जी, कुटपाद बोला जाता है। यहाँ पर देखिए, अंगुलीनामा जैसे रचना बनाता है, जिसे कुटपाद कहते हैं। यह कुटपाद अपने चारों ओर प्याले नुमा, ये कुटपाद जो होते हैं अब क्या करते हैं, अपने चारों ओर प्याले नुमा, जैसे प्याला होता है ना, उस प्रकार से इस प्रकार से प्याला होता है ना, इस प्रकार से प्याला नुमा क्या करता है, अपना प्याला नुमा रचना बनाता है। प्याला नुमा क्या करता है जी, रचना बनाता है, जिसे फूड कप कहते हैं, जिसे बोला जाता है फूड कप, ठीक है। इसकी सहायता से भोजन को चारों ओर घेर लिया जाता है, और इसके सहायता से क्या करता है, जो भोजन होता है, मान के चलिए यहाँ पर है, यहाँ पर चलिए मान के चलिए यहाँ पर कोई भोज्य पदार्थ है, ठीक है।
कोई यहाँ पर भोज्य पदार्थ है, ठीक है, कोई भोज्य पदार्थ है। अमीबा क्या करेगा, अमीबा क्या करेगा, अमीबा इसको क्या करेगी, इस प्रकार से अपना उंगली क्या करेगी, इस प्रकार से खोलेगा, अपने उंगलीनामा जैसे इस प्रकार से इसको क्या करेगा, खोलेगा, इस प्रकार से क्या करेगा, इस भोजन को अपने अंदर शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर खाने के लिए क्या करेगा, इसको खोलेगा, इसको इस प्रकार से खोलेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या किया, कोई यहाँ पर खाद्य पदार्थ है, यहाँ पर क्या है, कोई खाद्य पदार्थ है, यहाँ पर क्या है जी, तो कोई खाद्य पदार्थ है। और देखिए जो ये अमीबा का जो चित्र है, ये अमीबा क्या करे, अपने यहाँ जो कुटपाद है, अपने कुटपाद को क्या कर रहा है, खोल रहा है, अपने कुटपाद को क्या कर रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे इस प्रकार से खोल रहा है, इस प्रकार से खोल रहा है। और जो यहाँ भोजन है इस फिगर में देखेंगे तो इस फिगर में क्या किया, अपना भोजन को पूर्ण रूप से अपना जो उंगलीनामा जो चित्र था उसमें क्या किया, अंदर घुसा लिया, अंदर क्या किया, भोजन को अंदर घुसा लिया। अंदर घुसाने के बाद से यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं इसको अंदर और लेकर चला गया। अगर इस फिगर में देख रहे हैं तो अपने शरीर के पूरा अंदर घुसा लिया, यानी अपने कुटपाद के द्वारा क्या किया, भोजन को पूरे अपने शरीर के अंदर लेके चला गया, अपने शरीर के पूरे अंदर क्या किया, लेके चला गया। फूड कप के द्वारा क्या करता, इसकी सहायता से भोजन के चारों ओर क्या होता है, घेर लिया जाता है, यानी जो फूड पाद होता है उसके सहायता से चारों ओर भोजन क्या करता है। यहाँ इस फिगर में देखे, क्या देखें, यहाँ पर जो खाद्य कप है, ये खाद्य कप का अपना भोजन, ये भोजन था, इस भोजन के चारों बगल से यहाँ पर देख रहे हैं खाद्य कुटपाद, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कुटपाद, जो ये कुटपाद है यानी जो नुकीला है ना, जिस प्रकार से ये है, इसका ये नुकीला, इसका ये नुकीला देख रहे हैं हाथ को मेरा, ये क्या होगा, अपने इस तरह से क्या करेगा, इस प्रकार से अपने भोजन को क्या करेगा, शिकार करने के लिए चारों बगल से अपना घेर लेगा। इस प्रकार से देख रहे हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अगर देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पर ये कुटपाद है, ये क्या है, ये जो नुकीला है जैसा दिख रहा है, ये क्या है, कुटपाद है। ये कुटपाद क्या किया, अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए चारों बगल से क्या कर लिया, घेर के अपने अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद इसको धीरे धीरे क्या किया, अपने शरीर के अंदर लेकर चला गया। इसके बाद खाद्य धनी या रसधानी का निर्माण कर अमीबा अपने शरीर से एंजाइम का रस स्राव करता है। उसके बाद क्या करता है, जैसे ही अपना भोजन अंदर लेके चला जाता है अमीबा, उसके बाद क्या होता है, अपने शरीर से एक इंजाइम निकालता है, क्या करता है, इंजाइम स्राव करता है। इंजाइम स्राव करने के फलस्वरूप क्या होता है, जैसे कौन सा इंजाइम होता है, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, इंजाइम लेंस हो गया इत्यादि, ये सभी इंजाइम क्या होते हैं, अपने शरीर से छोड़ता है अमीबा। छोड़ने के फलस्वरूप क्या होता है, उसमें जो भी भोजन खाता है उसको क्या करता है, पचाने का कार्य करता है, क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो यह इंजाइम भोजन को क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। जो इंजाइम छोड़ा था अमीबा का, कि भोजन अंदर ग्रहण किया, अंदर ग्रहण के पास करने के पश्चात क्या किया, कुछ इंजाइम अपने शरीर से छोड़ा। इंजाइम छोड़ने के बाद से क्या किया, इंजाइम जो छोड़ा है उससे क्या होगा, भोजन पाचन का कार्य करेगा। वो भोजन क्या करेगा जी, पाचन का कार्य करेगा। और जो भोजन पचेगा उसको पाचन खाद्य रितिका में होती है। अगर बोला जाए कि भोजन का पाचन कहाँ होती है, तो खाद्य रितिका में होती है। कहाँ होती है, तो खाद्य रितिका। यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर क्या है, खाद्य रितिका, यहाँ पर क्या है, खाद्य रितिका कण। और इस प्रकार से अमीबा सारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपचक पदार्थ को छिद्र या रितिका के सहारे बाहर निकाल देता है। यानी इस प्रकार से जो अमीबा है अपना अंदर भोजन ग्रहण कर, और जो अपचक यानी जो भोजन पचने वाला ना पदार्थ है उसको क्या करता है, उसको छिद्र या रितिक के सहारे बाहर क्या करता है, निकाल देता है, उसको बाहर निकाल देता है। और इस प्रकार से अमीबा अपना भोजन क्या करता है, भोजन का पोषण कार्य करता है। इस प्रकार से अमीबा क्या करता है, अपना भोजन पोषण का कार्य करता है। क्लियर है ना, इतना चीज़ क्लियर हो चुका है ना। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ए नंबर में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक अमीबा का चित्र बनाया गया। यहाँ पर क्या है, एक भोजन है, क्या है, एक भोजन है। यहाँ पर अमीबा जो है क्या कर रहा है, ए नंबर में अमीबा क्या कर रहा है, एक यहाँ अमीबा है, इसको खाद्य पदार्थ है, खाद्य कौन है, ये जो है केंद्रक बोला जाए। अमीबा क्या है, केंद्रक है। जो ब्लैक कलर का यहाँ पर दिख रहा है, ब्लैक ये क्या है, तो अमीबा का केंद्रक है, ये खाद्य पदार्थ है। यानी अपना कुटपाद को क्या करेगा, खोलेगा, अपने उंगलीनामा जैसे कुटपाद है इसको क्या करेगा, खोलेगा, और पूरा तरीका से जो भोजन है इसको घेर लेगा।
घेरने के फलस्वरूप अपने अंदर पूरा शरीर के क्या कर लेगा, लेके चला जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, अमीबा अपना भोजन करता है। जो यहाँ पर देख रहे हैं स्टेप, इस प्रकार से क्या होता है, अमीबा अपना भोजन करता है। यहाँ पर अब अमीबा इसी प्रकार से क्या करता है जी, तो भोजन अपना ग्रहण करता है। क्लियर है ना। अगले सवाल हम लोग क्या देखने वाले हैं, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है, लाभ की स्थिति में होता है। अगर बात किया जाए, जो हम लोग स्थलीय जीव यानी हम लोग धरती पर रहने वाले हैं, पानी में जो रहने वाला है वो जलीय जीव होता है। जो जीव पानी में रहते हैं उसे जलीय जीव बोला जाता है, और जो जीव धरती पर यानी जमीन पर रहता है उसे बोला जाता है स्थलीय जीव। यानी यहाँ पर प्रश्न क्या उठ रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव और अपेक्षा, जलीय जीव की अपेक्षा यानी जो पानी में रहने वाले जीव है उसकी अपेक्षा क्या धरती पर रहते हैं, तो किस प्रकार से हम लोग लाभ में रहते हैं, किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं जी, लाभ में रहते हैं। कैसे हम लोग को प्रॉफिट होता है स्थलीय जीव से, जलीय जीव से किस प्रकार से हम लोग लाभ में रहते हैं, ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया जलीय जीव जल के घुला हुआ था, यानी जलीय जीव जो होता है जल में घुला हुआ रहता है। अगर बात किया जाए जलीय जीव किस में घुला रहता है, तो जल में घुला रहता है, ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ऑक्सीजन का उपयोग करता है, यानी जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग क्या करता है लोग जलीय जीव। लेकिन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो वायु वातावरण होता है हम लोग का चारों बगल क्या होता है, वातावरण होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जल के अपेक्षा। जल में ऑक्सीजन कम पाया जाए, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हमारे चारों वातावरण में क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना, पाया जाता है। जबकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ अगर बात की जाए कि जल में जो ऑक्सीजन घुला रहता है वो क्या होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर वातावरण है, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। स्थलीय जीव को अपना दैनिक कार्य करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्थल पर रहते हैं, और स्थल पर रहने के फलस्वरूप क्या करते हैं, हम लोग को काम करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना हम लोग ऊर्जा के कोई कार्य कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। हम लोग यानी कार्य करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्थलीय जीव को दैनिक कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसमें श्वसन अंग विशेष रूप से क्या होता है, पाए जाते हैं। अगर बात की जाए, अगर हम लोग का जो कार्य करते हैं तो उसमें विशेष रूप से कौन सा अंग पाया जाता है, तो श्वसन अंग पाया जाता है। कौन सा अंग पाया जाता है जी, तो श्वसन अंग पाया जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या लिखा गया स्टेप देखेंगे तो अतः इस प्रकार से श्वसन क्रिया में स्थलीय जीव क्या होता है, अधिक लाभ में होता है। अधिक लाभ स्थिति में क्या होते हैं, अधिक लाभ स्थिति में होते हैं, अधिक लाभ स्थिति में क्या होते हैं, स्थलीय जीव होते हैं, स्थलीय जीव होते हैं। यानी अगर बात किया जाए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्थल पर रहते हैं, यानी जब धरती पर रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अधिक ऊर्जा के रूप में काम करते हैं। यानी अधिक हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन, हम लोग का महत्वपूर्ण ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन अगर बोले जाए श्वसन अंग क्या होता है, विशेष रूप से पाए जाते हैं। हमारे अंदर क्या हो जाता है, विशेष रूप से श्वसन पाया जाता है। जबकि जलीय जीव में क्या होता है, उसमें जलीय जीव में क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्थलीय जीव क्या करते हैं, लाभ में रहते हैं, यानी प्रॉफिट में रहते हैं, और जलीय जीव क्या होता है, थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है ना। आज हम लोग क्या जाने, आज हम लोग क्या जाने जंतुओं में पोषण कितने चरणों में होता है, जंतुओं में पोषण कितने चरणों में होता है, और जंतुओं को सेवन के आधार पर, भोज्य पदार्थ के सेवन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, ये हम लोग जाने। जंतुओं को भोजन के आधार पर जंतु को कितने वर्गों में बांटा गया है, भोजन की प्रवृत्ति के आधार पर जंतु को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया था, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। और उसके बाद हम लोग क्या जाने, उसके बाद जाने कि जंतु में जो पोषण होता है, पोषण कितने चरणों में होता है, तो 5 चरणों में होता है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, संघीकरण और बहिष्करण। उसके बाद जाने हम क्या जाने, उसके बाद हम लोग क्या जाने,
उसके बाद अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, ये हम लोग जाने। अमीबा क्या होता है, अमीबा का आकार कैसे होता है, अमीबा कितना कोशिका से मिलकर बना होता है, ये सभी के बारे में हम लोग क्या किए, पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिए। उसके बाद शोषण के लिए जो स्थलीय जीव होता है और जो जलीय जीव होता है उसमें से कौन सा लाभ में होता है, स्थलीय जीव लाभ में होता है या जो जलीय जीव लाभ होता है, ये हम लोग बारे में पढ़ें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्लास करने वाले हैं अगला हम लोग क्लास एक लास्ट होगा, और लास्ट क्लास होने के बाद से इस चैप्टर का यानी जैव परिक्रम का क्या होगा, क्लास दी एंड हो जाएगा। यानी कल भर इसका मतलब एक और लेक्चर बाकी है, उसके बाद इसका क्लास क्या हो जाएगा, खत्म, यानी चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी पहला लेसन हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ क्लास को हम इन करते हैं, ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे लास्ट दिन, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।